गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। महिला दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सर। कॉन्टेक्ट एक्ट का क्लास आप लोग का स्टार्ट होगा आज से। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो होपफुली 12 तारीख को आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट जो है वो पहले कर लिया जाएगा। एसआरए और लिमिटेशन एक्ट का जो टेस्ट शेड्यूल किया गया था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों ने ताज़ा ताज़ी अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसका आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक जी है। सर। तो आप लोग माइंड मेकअप करके चलें कि 12 तारीख को आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा। और होपफुली ये टेस्ट जो है रिटन टेस्ट होगी, यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपको भेजे जाएंगे, उसका आंसर आप लोग को लिखकर भेजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविदा अधिनियम। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या भारतीय संविदा अधिनियम 1872, ये कानून के साथ 1872 में एक और कानून बनाया गया था जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको। ये दोनों कानून एक ही वर्ष में आए थे। साक्ष्य अधिनियम को पहले लागू कर दिया गया था और ये बाद में इसको परमिशन मिली थी, लेकिन दोनों ही कानून को एक ही डेट में 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया था, प्रवर्तन में लाया गया था। ठीक है। तो अब क्या है कि साक्ष्य अधिनियम चेंज हो चुके हैं, यानी कि उसके जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है और ये रिप्लेस हो चुका है। लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम अभी तक पुरानी ही चल रही है। इस प्रकार से बहुत सारे कानून हैं जो अभी भी अंग्रेजी काल के कानून, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, वही चला आ रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि शायद इसमें और समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा संशोधन की आवश्यकता अभी तक हमें नहीं पड़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जो हमें कानून के बारे में होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। मैं एक शॉर्ट इसमें टाइम देते हुए आप लोग को बता दूंगा कि क्या क्या मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। तो कानून जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। तो मौलिक विधि वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं कि हमें क्या अधिकार है, हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारी, तो उसके पास अधिकार होगा कि वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलवा पाए, ये उसका अधिकार है। ठीक है। तो मौलिक विधि, सब्सटेंटिव लॉ, बेसिकली इन सब चीज़ों को हम पहले भी देख चुके हैं, बट एक शॉर्ट रिवीजन आप लोग का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी के रिप्लेसमेंट में हमें मिला, संपत्ति अंतरण अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम, ये सब क्या है, आपके मौलिक विधि हैं, सब्सटेंटिव लॉ हैं। यानी कि ये आपके अधिकार और दायित्व को निर्धारण करते हैं, ना कि आपके प्रक्रिया बताते हैं। ये सिर्फ आपको बताते हैं कि आपका अधिकार क्या है, दायित्व क्या है। दूसरा टाइप का जो लॉ होते हैं, दूसरे टाइप के जो कानून होते हैं, वो हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि, यानी कि प्रोसीजर लॉ। तो प्रक्रियात्मक विधि या प्रोसीजर लॉ किसे कहेंगे? जो उस मौलिक विधि तक पहुंचने की प्रक्रिया बताए उसे हम प्रक्रियात्मक विधि बोलेंगे, सिंपल। जो उस मौलिक अधिकारों तक पहुंचने का रास्ता या प्रक्रिया बताता है उसे हम प्रक्रियात्मक विधि या प्रोसीजर बोलते हैं। वही चीजें आपको यहाँ पर लिख कर भी बताई गई हैं कि प्रक्रियात्मक विधियाँ वो विधि होती हैं, प्रोसीजर लॉ वो लॉ होते हैं जो मौलिक विधि, सब्सटेंटिव लॉ को प्रवृत्त करने के लिए कार्यवाही का निर्धारण करते हैं, प्रोसीजर को बताते हैं। और ये प्रोसीजर दो प्रकार के हो सकते हैं, सिविल कार्रवाई और दंडिक कार्रवाई, जिसकी प्रक्रिया को हम आगे देखेंगे। तो प्रक्रियात्मक विधि दो प्रकार के होते हैं, कानून दो प्रकार के होंगे, एक होगा मौलिक, एक होगा प्रक्रियात्मक। और जो प्रक्रियात्मक विधियां होंगी उसमें से दो प्रक्रिया होंगी, एक होगा सिविल प्रक्रिया और एक होगी दंडिक प्रक्रिया।
कुछ एग्जाम्पल प्रोसीड्यूर लॉ के, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, लिमिटेशन, ये सब आपके प्रोसीडर लो हैं। ये आपको बताते हैं कि प्रक्रिया किस प्रकार से चलेंगी। और जब हम प्रक्रिया की बात करें, कार्रवाई की बात करें, तो कार्रवाइयाँ भी दो प्रकार की होती हैं। जितने भी प्रोसीडर्स होंगे वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोसीडर होगा आपका जो सिविल प्रक्रिया को बताएगा, और एक प्रोसीडर जो होगा वो आपको डांडिक प्रक्रिया को बताएगा। यानी कि सिविल और क्रिमिनल दो प्रकार की प्रक्रिया के लिए दो अलग अलग प्रकार के हमारे पास कानून है। सीपीसी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वो हमें सिविल प्रक्रिया के बारे में बताता है। और डांडिक प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए हमारे पास पहले सीआरपीसी हुआ करता था, जिसको रिप्लेस करके अब वहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 ला दिया गया है। तो ये सब आपके प्रोसीजर लो हैं। आपके मन में एक प्रश्न बार बार आ जाता होगा कि सर इतना क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका रोल क्या है, उसकी क्या भूमिका होती है। तो भारतीय संविधान का रोल ये है कि इसे सर्वोच्च विधि कहते हैं, और ये हमारा सुप्रीम लॉ है। यानी कि जितने भी कानून हैं उन सभी कानूनों में सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च, सबसे सुप्रीम लॉ ये हमारा है। इसलिए इसे सर्वोच्च विधि या सुप्रीम लॉ कहते हैं। तो कभी हम ऐसी गुस्ताखी नहीं करते हैं कि हम संविधान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको बांटने की कोशिश करें कि क्या ये प्रक्रियात्मक विधि है या प्रोसीजर लॉ है। लेकिन अगर आप पूरे संविधान में 395 अनुच्छेदों का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ प्रावधान आपको प्रक्रिया भी बताते हैं और कुछ प्रावधान आपको अधिकार भी बताते हैं। तो दोनों प्रकार की चीजें मिक्सअप तरीके से हमें वहां पर मिलती हैं। लेकिन संविधान सर्वोच्च विधि होता है। उसके बाद एक और विशेष विधि होती है, संविधान तो हो चुका है, दूसरी एक और विशेष विधि है जिसे हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रकार की प्रक्रियात्मक विधि है। ये एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, लेकिन ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में यूज होती है। यानी कि ये एक प्रकार की, इस प्रकार की प्रोसीड्यूरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, जो सिविल मामलों में भी यूज होती है तथा क्रिमिनल मैटर्स में भी यूज होती है। और ये इतना विशेष है कि इसको भारतीय विधि का रीढ़ का हड्डी भी कहा जाता है। और इसकी इसी विशेषता के कारण कि ये दोनों कानूनों पर लागू होती है, इसे एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। क्योंकि जो अधिकार बताता है उसे हम मौलिक विधि कहते हैं, सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। और जो मौलिक विधि की प्रक्रिया बताता है उसे हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं, प्रोसीजर लॉ कहते हैं। और जो प्रक्रियात्मक विधि का भी प्रक्रिया बताता है उसे हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया का भी प्रक्रिया बताता है इसीलिए हम इसे एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। विशेषण विधि, विशेषण विधि या एडजेक्टिव लॉ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए। एडजेक्टिव लॉ से ना तो हम संविधान को पुकारते हैं ना किसी और कानून को। एडजेक्टिव लॉ या विशेषण विधि सिर्फ और सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कहा जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का कानून सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, जब तक कि ये आवश्यक रूप से हमारे पास ना हो कि हम उसके विरुद्ध साक्ष्य दे पाए। और साक्ष्य देने के लिए हमारे पास एकमात्र कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर अन्य कानूनों के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं जो आपको यहाँ से मिल जाने वाले हैं। तो इसको थोड़ा विशेष रूप से याद कर लेने की आवश्यकता है। और कानूनों की तरह इस कानून में कितने अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं,
ये प्रश्न नॉर्मली आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। या फिर भारतीय संविदा अधिनियम की ड्राफ्टिंग किसने की थी, ये प्रश्न यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जा रहा है। इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इस पर ज़्यादा बोदर नहीं होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि अन्य अधिनियमों की तरह इसका कोई स्पष्ट अध्याय नहीं है अब। पहले 11 अध्याय हुआ करते थे। सीक्वेंस से चलें तो सबसे पहले इस अधिनियम को, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को, गवर्नर जनरल का एसेंट यानी अनुमति 25 अप्रैल को मिला था। 25 अप्रैल 1872 को गवर्नर जनरल का एसेंट मिला था। यहाँ पर थोड़ा सा कानूनों के बनने की प्रक्रिया को गौर करें तो जितने भी कानून भारत में बनाए जाते हैं स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले जो कानून बनते थे उसमें गवर्नर जनरल का साइन हुआ करता था। ठीक है, गवर्नर जनरल का साइन हुआ करता था, जो एक प्रकार से आपके राष्ट्रपति की तरह। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम अधिकार थे। जाहिर सी बात है, स्वतंत्रता से पहले परिस्थितियां और पावर्स बहुत डिफरेंट हुआ करते थे, लेकिन कानून बनाने संबंधी जो अधिकार था वो लगभग लगभग गवर्नर जनरल का उसी प्रकार से था। जैसे संविधान के बनने के बाद हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। जब भी कोई कानून बनेगा तो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो जाने के बाद उसमें राष्ट्रपति का एसेंट या अनुमति मिलना अनिवार्य है। तो ये जो डेट आप पढ़ते हैं हर कानून में, उसमें इनेक्टमेंट डेट या अधिनियमन तिथि लिखी होती है। उस तिथि में राष्ट्रपति को स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता से पहले गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी। तो ये डेट आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अनुमति कब मिली थी या अधिनियमित कब हुआ था। कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अधिनियमन का मतलब क्या है, इनेक्टमेंट का मतलब क्या है और एसेंट का मतलब क्या है। ये सारे एक ही चीज को बताते हैं कि उस तारीख को गवर्नर जनरल ने इस भारतीय संविदा अधिनियम के मसौदे यानी विधेयक पर, यानी कि विल पर साइन कर दिया होगा। तो ये उस डेट को हो गया, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका आता है कि ये लागू कब हुआ है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कौन सी तिथि को लागू हुई है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है वो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ है। सेम तारीख हमें मिल जाती है। इसी तारीख को एक और कानून था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। वो दोनों कानून एक साथ 1 सितंबर 1872 को लागू किए गए थे। तो ये लागू होने की तारीख है और इस तारीख से भारतीय संविदा अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर का जो अपवाद था, जो अन्य सभी कानूनों में था, वो इसमें लागू नहीं हुआ करता है, क्योंकि 2019 के बाद सभी कानून पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। तो अब ये अपवाद हमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू है, कौन सी कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। तो भारतीय संविदा अधिनियम ये वर्तमान में संपूर्ण भारत में, होल ऑफ द इंडिया में आपका एप्लीकेबल हो जाता है। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स या अध्याय हैं, इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके प्रश्न नॉर्मली आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं। क्योंकि इसमें पहले टोटल 11 अध्याय थे, लेकिन समय समय पर 1930 और 1932 में इसके अध्याय 7, जिसमें माल विक्रय अधिनियम से संबंधित प्रावधान थे, और अध्याय 11 जिसमें पार्टनरशिप यानी भागीदारी से संबंधित प्रावधान थे, उन दोनों को समय समय पर हटा दिया गया, रिपील करके एक अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कानून के रूप में जगह दे दी गई है। तो अब वो दोनों अध्याय एक अलग कानून के रूप में हैं। शुरुआत में वो सब संविदा विधि के अंतर्गत ही थे। अब माल विक्रय अधिनियम 1930 और पार्टनरशिप एक्ट, भागीदारी अधिनियम 1932, ये दोनों अलग अलग कानून के रूप में स्वतंत्र रूप से हैं,
संविदा विधि के भाग नहीं है। उसी प्रकार से कुल कितने धाराएं हैं, कुल कितनी सेक्शंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से प्रश्न हम नहीं देख पाते हैं। बट आपसे पूछे कि टोटल कितने सेक्शन है तो 238 थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें भी एक टेक्निकल चीज है कि 101 से लेकर 175 तक लगातार है। उसके बाद चैप्टर 7 जिसमें माल विक्रय अधिनियम था, यानी कि 76 से लेकर 123 तक, इसको निरसित कर दिया गया यहाँ से हटा के उसको एक अलग कानून के रूप में जगह दी गई है, मान्यता दी गई है। और फिर 238 के बाद आपका अध्याय 11 हुआ करता था, जिसमें पार्टनरशिप एक्ट या भागीदारी अधिनियम से संबंधित प्रावधान थे, उसको भी अलग कर दिया गया है। तो नॉर्मली ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये स्पष्ट प्रावधान बनते नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 238 टोटल सेक्शंस हैं वर्तमान में। शेड्यूल्ड या अनुसूची, तो इसमें भी एक शेड्यूल हुआ करता था, एक अनुसूची हुआ करती थी, जिसको बाद में रिपील्ड कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। तो अब वो भी हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्ट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि किस कानून का एक्ट नंबर क्या है। तो भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर जो है वो 9 है, 9 ऑफ 1872। इसको बोलने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कानून बनता है, विधेयक बनती है, तो उसको जब पेश किया जाता है तो उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है उस वर्ष के साथ। जैसे हम एफआईआर दर्ज करते हैं तो उसमें एक क्रम होता है कि पहला जो एफआईआर होगा उसका 1/2025 एफआईआर नंबर होगा। सेम विधेयक में भी होता है, बिल्स में भी होते हैं। तो जब कोई विधेयक न्यायालय की, सॉरी, जब संसद में पेश किए जाते हैं, पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, तो उसको भी एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो जैसे 1872 में सबसे पहला जो विधेयक पेश किया गया था, जिसका नंबर था 1, वो था आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट। और 9 नंबर पर हमारा है संविदा अधिनियम। इसका मतलब है कि बीच में कुछ और अलग अलग विषयों के संबंधित कानून पेश किए गए थे संसद में, पार्लियामेंट में। तो इसका एक्ट नंबर क्या हुआ, 9 हो गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय संविदा अधिनियम जो है उसका एक्ट नंबर 1872 है। यानी कि 1872 के साल में ये 90 नंबर का, 9th नंबर का बिल या विधेयक था जो सरकार को पेश किया गया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं कंकरेंट लिस्ट। यहाँ से भी प्रश्न नॉर्मली आपको कम मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एक जगह इसलिए रखते हैं ताकि हम उन चीज़ों को समझ पाएं जब आवश्यकता लगे। समवर्ती सूची, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है उसमें टोटल 12 अनुसूचियां या शेड्यूल्स हैं, जिसमें सातवीं अनुसूची जो है, सातवीं अनुसूची, 7 शेड्यूल्ड जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कौन से विषय पर कानून संसद को यानी केंद्र सरकार को बनाना है, और कौन से विषय पर राज्य सरकार को बनाना है, और कौन से विषय पर दोनों बना सकते हैं। तो मैक्सिमम जो कानून विधियां हैं आपकी, लॉ में जितने कानून आप पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इसी तरह से ये मैक्सिमम कानून जो है समवर्ती सूची में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची होने का मतलब कि केंद्र सरकार ने तो एक बार कानून बना दिया, अब उसके बाद समय समय पर राज्य सरकार उसमें थोड़ी बहुत संशोधन कर सकती है अपने अनुसार। अंतर ये होगा कि जब कोई संशोधन संसद के द्वारा किया जाएगा तो वो संशोधन संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी राज्य विशेष ने कोई संशोधन किया तो वो उसी राज्य में लागू होगा, परिवर्तनशील होगा, किसी और राज्य में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने बहुत लंबे समय तक धारा, जो आपका एंटीसिपेटरी बेल था, अग्रिम जमानत थी, 438 में सीआरपीसी में, और वर्तमान में 482 बीएनएसएस में है, इसको काफ़ी लंबे समय तक स्थगित रखा था। यानी कि
उनको संशोधन करके ये धारा को शिथिल कर दिया गया था, डेड कर दिया गया था। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद पुनः सरकार ने 2019 में इसको एक्टिव कर दिया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में अग्रिम जमानत जो है लागू है। अब वहां पर अग्रिम जमानत लिया जा सकता है 2019 के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आईपीसी, सीआरपीसी, ये सभी कानून जो हम पढ़ रहे हैं ये संपूर्ण भारत में लागू हैं लगभग लगभग। कुछ अपवाद सीपीसी में और बीएनएसएस में हमें मिलते हैं ओबेसिटी, इनको छोड़कर। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन है कि संशोधन केंद्र सरकार भी कर सकेगी और राज्य सरकार भी कर सकेगी। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कानून जो हैं उनकी समवर्ती सूची में कौन से नंबर पर हैं वो ये लिखा गया है, जो आपको कोरिलेट करने में आसान होगी। तो सबसे पहला नंबर पर जो आपको मिल जाता है वो है हमारा भारतीय न्याय संहिता, यानी कि पुराना आईपीसी। सबसे पहले नंबर पर समवर्ती सूची जब आप खोलेंगे, कंकरेंट लिस्ट खोलेंगे, आप संविधान के 7वीं अनुसूची में गए और उसके बाद आपने जब समवर्ती सूची खोली तो सबसे पहला नाम लिखा गया होगा आपको आईपीसी। जाहिर सी बात है इस प्रकार का वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन उसका अर्थ यही है आईपीसी, जो आप भारतीय न्याय संहिता बन गया है। उसके बाद सेकेंड जो है वो आपका है बीएनएसएस, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी के बदले आपको मिल गया है। तो दूसरे नंबर पर सीआरपीसी। उसके बाद इसी प्रकार से 13 नंबर पर सीपीसी है। 6 नंबर पर आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम है। उसके बाद हिंदू लॉ आदि भी है। बट हमारे काम का अभी फिलहाल है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, वो 7वें नंबर पर है, 7th पॉइंट नंबर पर है। ठीक है। इस तरह से कोरिलेशन में आपको आसानी मिलती है। तो यानी जो संविदा विधि है वो समवर्ती सूची के 7वें नंबर पर दिया गया है। सीक्वेंस में दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो 7th नंबर आप जो पॉइंट देखेंगे तो उसमें संविदा से संबंधित प्रावधान आपको दिखेंगे। अब आ जाइए भारतीय संविदा अधिनियम के मुख्य विशेषताओं पर। क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहला चीज कि भारतीय संविदा अधिनियम केवल सिविल मामलों पर अप्लाई होता है। ये आपको सिविल राइट्स देता है, ये आपको सिविल अधिकार देता है। संविदा भंग करने पर हम किसी के विरुद्ध केस नहीं कर सकते हैं, सजा नहीं दिला सकते हैं कि तुमने संविदा भंग क्यों किया। हम उस व्यक्ति के विरुद्ध सिविल वाद ला सकते हैं सीपीसी के प्रावधानों के अधीन, एसआरए के प्रावधानों के अधीन, और फिर उससे कंपनसेशन, मुआवजा, या फिर संविदा का पालन करवा सकते हैं। यह एक मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। भारतीय संविदा अधिनियम सब्सटेंटिव लॉ है, मौलिक विधि है। तो जितने भी मौलिक विधि होते हैं वो सब हमें अधिकार और हमारे दायित्व तो बताते हैं। तो संविदा अधिनियम भी बताता है कि संविदा बनाने की क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, कौन संविदा कर सकता है, किस प्रकार की संविदा होंगी, ये सब चीज़ों को बताया गया है। लेकिन संविदा भंग करने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस चीज़ों के बारे में, केस कैसे करेंगे, कितने दिन के भीतर करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें नहीं देते हैं। इसीलिए ये मौलिक विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या संविदा विधि, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में पूर्ण यानी एग्जॉस्टिव है। क्या संविदा विधि पूर्ण है, इसको किसी की कानून की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर है नहीं। भारतीय संविदा विधि भी अपने आप में पूर्णतः एग्जॉस्टिव यानी पूर्ण यानी संपूर्ण नहीं है। इसको भी कुछ और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपका आ जाता है पंजीकरण अधिनियम, एसआरए एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये सब कुछ मुख्य कानून हैं। इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि कुछ प्रावधान आपको मिलेंगे भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है कि उस संविदा का पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो पंजीकरण करने के संबंध में प्रावधान तो पंजीकरण अधिनियम में मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिलेंगे। तो इसीलिए हमारा संविदा अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। एक और प्रश्न आता है हमारे समझ कि क्या ये भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि ये भूतलक्षी भविष्यलक्षी का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है।
तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा समय लूंगा आप लोग को। भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि क्या किसी कानून को, क्या किसी विधि को, क्या किसी संशोधन को पिछली तारीख से पहले के डेट से लागू कर सकते हैं। अगर इसका आंसर है हाँ, तो मतलब वो कानून भूतलक्षी प्रभाव रखती है। अगर उस कानून को पिछली तारीख से पहले की डेट से पूर्व की डेट से लागू नहीं कर सकते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि वो कानून रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं रखती है, वो प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट यानी भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, जितने भी कानून आपने पढ़े होंगे, जो भी मौलिक विधियां हैं, वो सभी मौलिक विधि जो हैं भविष्यलक्षी प्रभाव रखती हैं, कभी भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेंगे। इसका कारण क्या है कि कभी भी कोई कानून को पूर्व की दृष्टिकोण से हम लागू नहीं कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा जीता जागता एग्जाम्पल हम अगर हम ले लें, तो वो आपका होगा आसानी से समझ में आने वाला आईपीसी। जब भी महिलाओं के विरुद्ध कोई अपराध होता है जिसमें से विशेष रूप से, कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ सर, जैसे संविदा अधिनियम सिर्फ सिविल मामलों में लागू होता है सर। हाँ, सिर्फ सिविल में। ये और सिविल फिर तो बोलिए। फिर इसमें सजा क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी को मैंने अपने घर में काम पे रखा और उसको एक साइन करवा ली कि ये इतना वर्ष तक आप हमारे यहाँ काम करेंगे। अगर छोड़ के नहीं जा सकते, अगर स्टाम्प में मैंने लिखवा के उसमें साइन कर लिया और बीच में वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर क्या कर सकती है? संविदा हुआ कि क्या हुआ सर? देखिए, दो तीन बातें। पहली बात कि आपने जिसको रखा था, तो क्या उसको आप सैलरी भी दे रहे थे? अगर सैलरी नहीं लिखा हुआ है हाँ, उसमें, सैलरी दे रहे थे। सैलरी दे रहे सैलरी थे, दे रहे। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इतने समय तक मेरे यहाँ काम करेंगे। अगर वो व्यक्ति बीच में तोड़ता है तो वो उसने संविदा भंग किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उसके लिए आप उसके सीपीसी के प्रावधानों के अधीन रहते हुए आप उसके ऊपर वाद ला सकते हैं, सिविल सूट ला सकते हैं, संविदा भंग वाद ला सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद ला सकते हैं, जिसमें आपको प्रतिकर मिलेगा। ठीक है, न्यायालय से आप प्रतिकर मांग सकते हैं अनुतोष के रूप में कि सर हमें नुकसान हुआ है उसके संविदा भंग करने से, हमें काम का लॉस हुआ है, इसीलिए हमको कंपनसेशन दिला दीजिए। तो कोर्ट आपको कंपनसेशन या प्रतिकर दिला देगी। या फिर आपके पास एक और उपचार है कि आप एसआरए के तहत, सीपीसी के तहत ही जाएं, बट एसआरए का प्रयोग करें और उस व्यक्ति को बाध्य करने के लिए वाद लाएं कि आपको उस वचन का पालन करना ही पड़ेगा। तो कोर्ट वहां भी देखेगी कि ऐसा करना अनिवार्य है या नहीं है। एसआरए में आप बात हमेशा नहीं ला सकते हैं, उसकी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं। अगर वो फुलफिलमेंट हो रहा है तो फिर आप एसआरए में उस व्यक्ति को ही बाध्य कर सकते हैं कि आपको काम मेरा पूरा करने कंप्लीट करना पड़ेगा। अन्यथा आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर जाएंगे तो सेक्शन 73 74 के तहत आपको वहां पर कंपनसेशन या प्रतिकर न्यायालय के द्वारा दिला दिया जाएगा, जो आपको मानसिक, शारीरिक या किसी और तरह का मौद्रिक लॉस हुआ है उसको वो आपको वहां दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद लाएंगे, ध्यान रखेंगे 3 साल के भीतर ही लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि संविदा भंग के लिए परिसीमा काल 3 साल ही है। तो संविदा भंग किया गया जी। है तो 3 साल के भीतर आप वाद ला सकते हैं, सजा नहीं मिलेगी। जी। तो हम इस टॉपिक पर थे कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, उस अपराध के लिए उसको उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ा एक चीज मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल जब जब लेना पड़ता है तो बहुत अफसोस भी होता है, क्योंकि मनुष्य भी कभी पशु से ही इंसान बने, वो दिखता है इन अपराधों से। तो महिलाओं के विरुद्ध जब बलात्संग जैसे घृणित अपराध होते हैं, तब हमें ये चीज़ों की पता चलती कि अभी भी कुछ मनुष्य, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं, वो अभी भी पशु ही हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, और आप देखते होंगे जितने भी रेप केसेस होते हैं जिन्होंने देश को झंझोड़ दिया। 2013 में निर्भया रेप का 2012 में हुआ था, 2013 में आपका अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद 2018 में भी कठुआ केस, इसने भी देश को झंझोड़ा, इसमें भी एक संशोधन हुआ। अभी वर्तमान में कोलकाता रेप केस आप सभी के दिमाग में जरूर होगा थोड़ा बहुत,
उसमें भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक अपराजिता कानून लाया है। वो अपराजिता कानून क्या करेगा, हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी के बदले मिली है, उसमें वो संशोधन करेंगे और सजा को बढ़ाएंगे। तो महिलाओं के विरुद्ध जब ये घृणित अपराध होते हैं तो सरकार के पास सबसे शायद आसान लगता है कि वो एक कानून को कड़ा कर दें, कठोर कानून बना दें, कि हम अपराधियों को और कठोर कानून देंगे, सजा देंगे, 10 साल की जगह को 15 साल कर देंगे, 15 से 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये सरकार को सबसे आसान लगता है कि हम इस तरह से दबा सकते हैं लोगों के मन में जो आक्रोश है। तो हम इस टॉपिक पर थे कि क्या पिछली तारीख से लागू किया जा सकेगा। तो आंसर है कि अगर आप आईपीसी के तहत जाएं तो संविधान का एक आर्टिकल है जो आपको दोहरी दो सिद्धि से प्रोटेक्ट करता है, और संविधान का एक और आर्टिकल है 20(1) जो आपको बताता है कि उस समय जो कानून रहेगा उसी कानून के अनुसार दंडित की जाएगी। और ये बात सिर्फ और सिर्फ, बेसिकली तो दंड विधान के बारे में बात की गई है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सभी जगह लागू होता है, हर मौलिक विधि में। तो अगर 2018 में जो संशोधन किया गया है, वो संशोधन 2018 से पहले जो रेप केसेस चले आ रहे हैं, यानी जो रेप केस 2017 में हुए, 2016 में हुए, उसमें 2018 का पनिशमेंट लागू नहीं होगा। उसी प्रकार मान लीजिए अपराजिता कानून, ये याद रखिएगा, ये इस बार छपने वाला है आपके एग्जाम्स में। कहाँ से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। किस अपराध से संबंधित है, रेप केसेस से। बस इतना 2 लाइन याद रखना है। तो ये अपराजिता कानून वेस्ट बंगाल में है, तो ये तो किसी और देश में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में लागू होगा, पश्चिम बंगाल में, उसके बाहर कहीं लागू नहीं होगा। दूसरी बात कि ये बना है 2024 में, तो ये 2022 के किसी अपराध में जो केस चलते आ रहे हैं 2022 से, जिसका अब निर्णय होना है, अपराध 2022 में हुआ, सजा देना है 2025 में, तो क्या उस पर अपराजिता कानून लागू होगा? क्योंकि 2024 में तो अपराधिता कानून बन चुका है। आंसर है नहीं। जिस समय उसने अपराध किया है उस समय के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ना कि बाद में बनने वाले कानून को। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जो संविधान के अनुच्छेद 20(1) में हमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। तो जब वो कानून बना, उसके पहले जो अपराध थे उसमें वो कानून लागू नहीं होगा, उसके बाद वाले कानून में लागू होंगे। और ये चीज़ें सभी मौलिक विधियों पर लागू होती है। कोई भी मौलिक विधि पढ़ें, आईपीसी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, संपत्ति नियंत्रण पढ़ेंगे, हिंदू लॉ पढ़ेंगे, किसी भी कानून में जो मौलिक विधि है उसका कभी भी प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा। उसका प्रभाव हमेशा भविष्यलक्षी या प्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है। अब ये प्रश्न आता है कि सर प्रक्रियात्मक विधि क्या होंगी। तो जितने भी प्रक्रियात्मक विधि होंगी, प्रोसीजर लॉ होंगे, वो हमेशा पिछली तारीख से लागू किए जा सकते हैं, यानी उसका परिणाम भूतलक्षी भी हो सकेगा, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा। अब एक और विशेषता हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कि ये एक व्यक्तिबंदी अधिकार है, यानी ये राइट इन पर्सोनम हमें देता है। जो भारतीय संविदा अधिनियम है वो राइट इन पर्सोनम या व्यक्तिबंदी अधिकार हमें प्रदान करता है। इसका मतलब क्या होगा? दो प्रकार के अधिकार की बात की जाती है। एक होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है व्यक्तिबंदी अधिकार, यानी कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति को बांध सकते हैं, जब कोई विशेष व्यक्ति बंधा हुआ है तो उसे कहते हैं व्यक्तिबंदी अधिकार। अभी इरा जी ने एक प्रश्न पूछा जिसमें उनके द्वारा या उनके किसी जानने वाले के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट निष्पादित हुआ था, एक कर्मचारी के लिए, एक व्यक्ति के लिए। तो जिस व्यक्ति के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी व्यक्ति के विरुद्ध उनको अधिकार वाद लाने का, उनके परिवार के किसी और सदस्य पर या किसी और व्यक्ति पर समाज के वो वाद नहीं ला सकती हैं। सिर्फ उस व्यक्ति से जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा निष्पादित की, केवल उन्हीं के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। ये इसे कहते हैं राइट इन पर्सोनम, यानी कि आपको अधिकार एक पर्सन के विरुद्ध मिलता है, संपूर्ण समाज के विरुद्ध नहीं मिलता है। ठीक है।
एक आसान लैंग्वेज में याद करेंगे, राइट इन पर्सोनम मीन्स ये अधिकार केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध मिलता है, संपूर्ण समाज के विरुद्ध नहीं। दूसरा टर्मिनोलॉजी होता है राइट इन रेम। राइट इन रेम, इसका मतलब होता है कि ये अधिकार जो है संपूर्ण समाज के विरुद्ध है। संपूर्ण समाज, हम किसी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम का अधिकार, मेरे पास कोई संपत्ति है, उसको कोई अवैध तरीके से छीनेगा या छीनने का प्रयास करेगा, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति हो, चाहे मेरा जानने वाला हो, चाहे मेरे रिलेटिव हो, चाहे दूर वाले व्यक्ति हो, चाहे अनजान व्यक्ति हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी राज्य के हो, जो भी मेरी उस शक्ति संपत्ति को छीनने की कोशिश करेगा अवैध तरीके से, मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। तो ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, ये राइट इन रेम प्रोवाइड कराता है आपको, यानी कि ऐसा अधिकार जो संपूर्ण समाज के विरुद्ध है। किसी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं अगर उसने हमें हमारे अधिकारों को छीन लिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सिर्फ व्यक्तिबंदी अधिकार है, यानी कि उससे एक ही व्यक्ति बंधा हुआ है, और हम अधिकार है सिर्फ उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद लाने का। कुछ कंडीशंस हैं अपवादिक परिस्थितियों में जब आप उसके ना रहने पर उसके विधिक प्रतिनिधि पर वाद ला सकते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप किसी अननोन पर वाद नहीं ला सकते हैं, या डायरेक्ट उसके रहते हुए उसके परिवार के किसी सदस्य पर वाद नहीं ला सकते हैं, आपको उसी व्यक्ति पर वाद लाना पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें थी जो हमने समझी हैं। तो पहला चीज कि भारतीय संविधान अधिनियम एक सिविल राइट्स आपको देता है, सिविल अधिकार देता है, यानी क्रिमिनल में इसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरा है कि ये एक मौलिक विधि है, और हर मौलिक विधि की तरह ये भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा। आज भारतीय संविधान अधिनियम में कोई संशोधन हो जाए तो उसका लागू होना आज के बाद से जो नए केसेस आएंगे उस पर वो लागू होंगे। आज से पुराने जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उस पर वो लागू नहीं होंगे। उसके बाद है ये पूर्ण नहीं है, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, इसको और भी कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट कि ये व्यक्तिबंदी अधिकार देता है आपको, राइट इन पर्सोनम देता है। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछें।